एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के मामले में आरोपियों ने लाखों रुपए की वसूली की। क्या ये पूरा मामला है? हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी स्पेशल सेल इफ्सो के हेमंत तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया, क्या ये पूरा मामला था और क्या आप लोगों को शिकायत मिली थी? ये जो पर्टिकुलर मामला है, इसमें एक 65 वर्षीय महिला हैं जो कि सीनियर मैनेजर एयर इंडिया से रिटायर हैं, और वो हमारे पास आई एक दिन अपनी एल्डर सिस्टर के साथ, और उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके उन्हें बताया गया कि उनका एक पार्सल है जो DHL से जा रहा है और उसे कस्टम में इंटरसेप्ट किया गया है। उन्हें बताया गया कि पार्सल में 20 सिम हैं, कुछ ATM कार्ड हैं, कुछ फर्जी पासपोर्ट हैं और MDMA नाम का जो नारकोटिक्स है वो है, और कुछ कपड़े हैं। तो जब उन्होंने बताया कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो फिर उन लोगों ने वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल के माध्यम पे उन्होंने एक नकली CBI का ऑफिस दिखाया, और वो CBI ऑफिसर बन के उस महिला से बात की कि देखिए हम CBI से बोल रहे हैं और ये हमने ऐसा पकड़ा है, और उसे पूरी तरीके से हमारी विक्टिम को इस बात के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, उसे यकीन दिला दिया कि उन्होंने कुछ गलत किया है और उन्हें इसके कारण डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब उनके तरफ से, जो फ्रॉडस्टर की तरफ से, ये होता है कि आप ये बात किसी को बता नहीं सकते, इस विषय की चर्चा किसी से कर नहीं सकते। आप जिस जगह पे हो, अगर आप घर में हो, कमरे में हो, तो वो घर या कमरा उनसे बिना पूछे छोड़ के जा नहीं सकते, और अगर वो कभी भी आपको कॉल करें तो आपको तुरंत उनको जवाब देना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो बोलते हैं वो आके उन्हें फिजिकली अरेस्ट कर लेंगे। तो सर, इस मामले के अंदर अगर हम बात करें तो डिजिटल अरेस्ट है क्या? क्या IPC में डिजिटल अरेस्ट है और इसका मतलब क्या है? डिजिटल अरेस्ट हम भी अभी कुछ समय से सुनने में आया है। कुछ समय से डिजिटल अरेस्ट का चीज जो है, कई लोग इसमें ठगे जा रहे हैं। मैं आप सभी के, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि IPC में, CRPC में, या जो अभी नए कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें किसी भी तरीके से डिजिटल अरेस्ट का ना तो कोई प्रावधान है और ना डिजिटल अरेस्ट वर्ड का कहीं यूज किया गया है। अगर आपको कोई कॉल करके इस तरीके से बोलता है तो आप ये समझ जाइए कि पूरी तरीके से ये लोग साइबर क्रिमिनल हैं, चीटर हैं, और आपके साथ धोखेबाजी हो रही है। इस तरीके की किसी भी चीज पे आपको विश्वास नहीं करना है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज भारतीय कानून में नहीं है। कैसे इन लोगों को चुना जाता था? जैसे इस मामले के अंदर हम देखें, जो 65 साल की महिला है, कैसे इन लोगों को टारगेट किया जाता है और आखिर इसी महिला को क्यों चुना गया? किस तरीके से इनको ठगी का शिकार बनाया गया? जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस पर्टिकुलर मैटर में हमें समझ में आ रहा है, उन्हें रैंडमली चूज किया गया है। मतलब वो रैंडमली वो कई जगह फोन करते हैं, तो जो उनका विक्टिम उस तरीके से जो डर जाता है वो उन्हें पैसे दे देता है। तो ये महिला का जो चुनाव है रैंडम था। अगर दर्शकों को समझाने के लिए हम कहें तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अगर उनको इस तरह की कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके के केसेस में सबसे पहले आपको एक IVR की जगह कॉल आएगी, IVR से। उसमें रिकॉर्डेड वॉइस में कोई बोलेगा कि ये कॉल कस्टम की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है और इसे सुनने के लिए 9 दबाएं। या बोलेगा कि ये ट्राई, जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो आप 9 दबाएं। या बोलेगा कि हम DHL से या FedEx से बोल रहे हो, आपके पार्सल से रिलेटेड एक सीरियस इश्यू हुआ है, इस पे बात करने के लिए आप 9 या 1 दबाएं। तो अगर किसी भी कॉल की शुरुआत IVR से हो रही है तो आपको तुरंत सस्पिशियस हो जाना है। जैसे ही आप उस कॉल को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे लोग वो अलग अलग तरीके से आपको धमकाते हैं। कहीं कस्टम के नाम पे धमका सकते हैं, कहीं CBI के नाम पे धमका सकते हैं, कहीं कहेंगे कि हम ट्राई से बोल रहे हैं, आपकी जो सिम है, आपकी सिम का यूज टेररिज्म में बात करने के लिए हुआ है, आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, आप लोग ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको किसी तरीके से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को आपसे कोई जरूरत होगी तो वो आप तक पहुंचेंगे, वो आप तक फिजिकल संबंध पहुंचाएंगे या फिजिकली आएंगे। ऐसे लोग फिर एक वीडियो कॉल पे आते हैं और एक नकली सेटअप दिखा के डराते हैं और आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कई तरीके के संबंध भेजते हैं। CBI का संबंध होगा, कोर्ट का संबंध होगा, जिसमें नीचे फेमस पर्सनैलिटी के दस्तखत होंगे। मान लीजिए वो आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर सम्मन भेजेंगे तो नीचे कमिश्नर साहब के दस्तखत कराएंगे, ताकि अगर आप सर्च करें तो आपको तुरंत कमिश्नर का नाम पता चल जाए, और वही नाम जब आप वहां देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि यार ये तो सही सम्मन है। तो आप इस बात का ये रखेंगे, इस तरीके से कोई आपको कर रहा है, सोशल मीडिया पे अलग तरीके के सम्मन दे रहा है, तो ये सब नकली है और एक ये फ्रॉडस्टर की
का तरीका है आपको चूना लगाने का। इससे बचने का आसान उपाय है, इस तरीके का कोई कॉल आता है आप उसे कट कर दें। लेकिन अगर आप किसी से बात कर ही लेते हैं और वो आपको धमकाता है तो किसी तरीके के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आएगी आपके पास और आपको एक्चुअली अरेस्ट करेगी। तो जब वो आएगी तब हम उनसे डील कर सकते हैं, उनका आईडी ले सकते हैं या 112 पर फ़ोन करके हम जो लोकल पुलिस है उसे बुला सकते हैं, उनसे वेरीफाई करा सकते हैं कि भाई ये जो लोग आए हैं वो सही हैं या गलत हैं। जब तक कोई आपसे फिजिकली मिलने ना आए आपको किसी तरीके के उसमें नहीं पड़ना है। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके साथ जो भी ये घटना या कॉल हुआ है उसको आपको किसी न किसी के साथ ज़रूर डिस्कस करना है। अगर आप अकेले रहते हैं, आपके बच्चे दूर हैं तो आप उनको फ़ोन करें, अपने भाई बहनों को करें, आप अपने दोस्तों को करें। अगर आप कहीं काम करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग से डिस्कस करें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आपके जो कोई घर में डोमेस्टिक हेल्प है उसको बताएं, किसी गार्ड को बताएं। इसका कारण ये है कि हो सकता है सामने वाला आदमी आपकी कोई मदद ना कर पाए, लेकिन एक बार जब आप पूरी वाकया अपनी आप बीती किसी को बताते हैं तो आपका जो डर है वो बहुत कम हो जाता है। फिर आपको जो चीट करने के चांस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, आपकी सेफ्टी हो जाती है। अगर आप किसी को ये बात नहीं बताते तो ये बात आपके दिमाग में घूमती रहती है, आप इसे सच मान के डरे हुए रहते हैं और जैसा क्रिमिनल चाहता है वैसा करते हैं। अंतिम सवाल सर मेरा ये, इस मामले के अंदर 35 लाख रुपए इस महिला से ठगे गए, क्या इन पैसों के वापस आने के चांसेस कितने होते हैं, इसके बारे में क्या आप बताइए। नॉर्मल कोर्स में अगर पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहता है तो उसको हम फ्रीज करके पैसा दिलवा देते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकल गया तो फिर पैसे वापस आने में बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट चांस नगण्य हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम खुशकिस्मत थे कि जो हमारी विक्टिम है जब वो हमारे पास आई तब उनके साथ फ्रॉड ये चल रहा था, फ्रॉड खत्म नहीं हुआ था, वो लोग किसी और प्रिटेक्स्ट पे उससे पैसे मांग रहे थे। तो जब वो आई तो हमने उनके अकाउंट में जो एक्यूज के अकाउंट में पैसा गया था उसमें लीन लगा दिया था। 35 लाख में से 34.5 लाख रुपए हमने फ्रीज कर दिए थे। अभी पिछले दिनों कोर्ट ने उस 34.5 लाख में से 21.3 लाख रुपए वापस करने के आदेश कर दिए हैं। उम्मीद है कि बचा हुआ पैसा भी उन्हें जल्द मिल जाएगा। हेमंत तिवारी हैं डीसीपी इफ्सो, जिनका कहना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। यदि किसी को भी इस तरीके की कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो इस फोन को ना उठाएं और अगर कुछ भी ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत ही 112 नंबर पे या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं उनसे बचा जा सके। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।